एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली यूनियन एंड टेरिटरी की जब अपन बात करते हैं तो हम आर्टिकल 1 से लेके, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आर्टिकल 1 से लेके हम आर्टिकल 4 तक पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है। एंड बिलीव मी, आपके जो सवाल आते हैं सीडीएस के अंदर वो इस पार्ट से बहुत ज्यादा है। ये 4 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, आर्टिकल्स के बारे में किसी को पता नहीं होता है, पता भी होता है तो बहुत डिटेल के अंदर नहीं पता है। और जब क्वेश्चन बहुत आसान आता है सीडीएस के अंदर, बड़ा आसान सा प्रश्न आता है, तो भी बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, क्योंकि पढ़ा नहीं है डिटेल के अंदर, सोचा था कि इसको अवॉइड कर देंगे, अवॉइड कर देते तो फिर हो जाती समस्या। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। मैं अगेन बोल रहा हूं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के बारे में अपन पढ़ने वाले। अब मुझे बताओ कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो ये भारतीय संविधान के कौन से पार्ट के अंदर आता है? जो यूनियन एंड टेरिटरी है, जो कि आपके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आते हैं? बताइए किस पार्ट के अंदर आते हैं? हाँ बताइए, पार्ट 1 के अंदर। ग्रेट, जिसको पता है बताइएगा, पार्ट 1 के अंदर आता है। ये भी नोट कर लो अब, इसलिए बिकॉज सीएपीएफ के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया था। कई बार क्या होता है ना, ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर आते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर ये सारी चीज आती है। ये जब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की, जो कि संघ और बेसिकली केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बेसिकली अगर मैं बात करूं उनके बारे में बात करता है, तो पार्ट 1 के अंदर आता है। इस छोटी सी चीज को याद रखना। अब शुरुआत अपन करते हैं इसके पहले आर्टिकल से। आर्टिकल 1, भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल। भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल, संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा भारतीय संविधान का, और उस संविधान का पहला आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है उसकी पहली लाइन को पढ़िएगा। बिकॉज अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, कई बार कहा जाता है कि अब इंडिया नहीं भारत ही नाम होगा, या भारत नाम रख देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भारत नाम रख देना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए, भारत नाम रख देना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा एंड करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली है क्या। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे आर्टिकल 1 के अंदर, जो इसका पहला क्लॉज है, या अगर मैं पहली ही लाइन की बात करूं, ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया मतलब भारत, क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिया मतलब भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसे हम भारत के नाम से भी जानेंगे, वो राज्यों का संघ होगा। वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये पहली लाइन के अंदर लिखा है यहाँ पर। देखो ध्यान से मेरी इस बात को समझना, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि जो भारत का कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी आया कि इंडिया को भारत नाम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के अंदर हमारे देश के 2 नाम देकर रखे ऑलरेडी। संविधान का पहला आर्टिकल और पहले आर्टिकल की पहली लाइन में बता दिया कि भारत और इंडिया दोनों एक ही है, हम दोनों एक की बात कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत। आई बात समझ में? संविधान के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के 2 नेम है, इंडिया भी और भारत भी है। इंडिया दैट इज भारत। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया हटा के भारत कर देना चाहिए, या भारत हटा देना चाहिए, इंडिया कर देना चाहिए। यहां पर समझना आपको पड़ेगा कि ऑलरेडी दोनों नाम संविधान के अंदर है। इंडिया दैट इज भारत, भारत जोड़ना नहीं पड़ेगा संविधान के अंदर, इंडिया हटा जरूर सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया हटा दिया और बोल दिया भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किया जा सकता है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके कर सकती है, बट भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पर, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, जब संविधान बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कई सारे संविधान बनाने वाले लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया रहे। हमारे देश का जो नाम है वो क्या रहे, वो इंडिया रहे। क्यों रहे? बिकॉज उनको लगता था कि जो नाम है ब्रिटिशर्स के द्वारा हमको दिया गया है, और पूरी दुनिया के अंदर जो पहचान है वो इंडिया के नाम से हो गई है। वहीं पर हमारे कुछ संविधान बनाने वालों का कहना ये था कि इंडिया जो है ना, ये इंडिया नाम कोई हमारे देश का नाम नहीं है। हमारे देश का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे देश की संस्कृति की पहचान हो, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी लाखों साल पुराना कल्चर है, ये उस देश की पहचान। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, भारत का जो देश का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, वो भारत होना चाहिए, दैट शुड बी द भारत। अब इसी बात पे काफी लंबे समय तक डिबेट चली, और बाद में अंत में इन्होंने ये तय किया कि भारत का जो नाम है ना, हमारे देश का जो नाम है, उसको हम इंडिया भी रखेंगे और उसको भारत भी रखेंगे, दोनों नाम रखेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में डिसाइड किया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। बट देखो समझ में आना चाहिए आपको, पर्सनली इट्स माय ओन व्यू, मैं अपना पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता। पर्सनली इंडिया नाम मुझे, ये दुनिया की ऐसी पहली कंट्री अपन जिनके पूरे देश का नाम ऐसे लोगों ने दिया जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया, इतनी एट्रोसिटीज करी। मतलब हम लोग कितने टॉलरेंट है यार, आप सोचो। हम अपना नाम नहीं लगा रहे हैं, हम भारत बोलने में हिचकिचाते हैं। और ऐसा नाम जो अंग्रेजों ने दिया था, इंडिया, पता है किसको कहा जाता है? इंडियंस। इंडियंस जो शब्द है वो पिछड़ों के लिए यूज किया जाता था। आपने सुना होगा, रेड इंडियंस हो गए, जैसे पिछले थे ना वो वहां पर। अब ये जो चीज थी ये थोड़ी सी समझ में नहीं है, बट ठीक है, संविधान मेकिंग के अंदर ये चीज कर दी गई कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश अकेला ऐसा है साहब जिसने वो नाम अडॉप्ट कर लिया, या वो नाम लेकर रखा है जो कि उस देश को गुलाम बनाने वालों ने दिया था, और वी आर प्राउड ऑफ दैट। दैट इज द रॉन्ग थिंग, बट ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस चीज पे कंट्रोवर्सी मत करना कि भारत अलग से जोड़ना पड़ेगा। नहीं, भारत है ऑलरेडी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ग्रीक्स ने दिया, उज्जवल उपाध्याय बोले सर ग्रीक्स ने दिया था, ग्रीक्स ने नहीं दिया था। ग्रीक्स ने उस रिवर को नाम दिया था और उस टेरिटोरी को नाम दिया था, और ग्रीक्स ने जिसे इंडस कहा था वो ये वाला इंडिया नहीं था। सही है, चलिए ठीक है। ये लाइन, पहली लाइन, चीज की पहली लाइन में बहुत कुछ समझने लायक है। इसके बाद ये बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। अब ये राज्यों का संघ क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनियन ऑफ द स्टेट्स? देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम सेंट्रल को यूनियन माने, अगर ये हमारी सेंट्रल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो ना, यूनियन की अपन बात कर रहे हैं, राज्यों का संघ की, अगर अपन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन माने,
तो इसके अंदर अगर ये छोटे छोटे सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अलग अलग स्टेट्स को, इस एग्जांपल की बात करें, दिस इज एमपी, दिस इज यूपी, दिस इज बिहार, ये आसाम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, तो ये जो यूनियन है, ये जो पूरा बड़ा सर्कल बना है, ये इन छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना होगा। दैट इज द स्टेट्स, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे देश का ये जो यूनियन है, ये इन सारे राज्यों से मिलकर बना। अब इसका मतलब सिर्फ इतना आसान नहीं कि ये सारे के सारे राज्यों से मिलकर बना। यहाँ पर एक बात डायरेक्टली बोली हमने पहले ही आर्टिकल में कि किसी भी राज्य के पास अपने आप को इस यूनियन से अलग करने का या अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। दे डोंट हैव द राइट टू सीक इट। आई बात समझ में? दे डोंट हैव द राइट टू सीक इट। अपने आप को इस यूनियन से अलग होने का अधिकार हमने भारत के किसी भी राज्य को नहीं दिया। तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है जैसा कि अमेरिका के अंदर है कि 50 राज्य मिले, सारे के सारे राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अब हम साथ में रहना शुरू करेंगे। नो, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का एक संघ है और किसी भी राज्य को यहां पर अपने आप को इस यूनियन से अलग करने का अधिकार नहीं है। द स्टेट्स डोंट हैव द राइट टू सीकेट। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि किसी राज्य ने अपने ही राज्य में वोटिंग करवा ली कि हम इस यूनियन से बाहर होना चाहते हैं या भारत से बाहर होना चाहते हैं, ये आप नहीं करवा सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? यस, डिड नॉट हैव द राइट टू सीकेट। अलग होने का अधिकार नहीं। कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं है। किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और ये पूरी चीजें आर्टिकल 1 की पहली लाइन में लिखी गई है। देखिए, आर्टिकल 1 की पहली लाइन ये बोल रही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट मींस यूनिटी की बात तो अपने आर्टिकल 1 में कर दी। यूनिटी सुप्रीम फॉर अस, इंटीग्रिटी सुप्रीम फॉर अस। हम उसको नहीं चेंज कर सकते, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आर्टिकल 1 डायरेक्टली उसके बारे में बात करता है। अब देखिए, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि सर आर्टिकल 1 के बारे में इतना डिटेल में आप क्यों पढ़ा रहे हैं? समझना जरूरी है। दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर लैंड। वो जो एस्पिरेशंस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, कि जो एस्पिरेशंस के साथ उन्होंने संविधान बनाया, हमको भी तो उनकी आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था जब आप वो देश का एक संविधान बना रहे हैं। देखिए, संविधान बेसिकली क्या है? संविधान आप समझिएगा, संविधान एक ऐसा पायस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर भारत के सभी धर्मों के लोगों ने कहा कि अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। हम इसके हिसाब से चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और मंजूरी देते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि अब हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो इन चीजों को समझना डिटेल में बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार मैं टीवी पे देखता हूँ, कई सारे लोग न्यूज चैनल्स पे एज अपने आप को स्पोक पर्सन कई बार बोलते हैं, अपने आप को कई बार क्रिटिसिज्म करने वाले लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं, एंड दे डोंट इवन न्यू द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 1। उनको नहीं पता आर्टिकल 1 का मीनिंग क्या होता है। ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है, जब आप एसएसबी के अंदर जाएंगे, जब आप सीडीएस के अंदर जाएंगे या कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो मुझसे क्या कह रहा है। शिवम, ऐसा कोई जगह है ही नहीं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं, इमेजिनरी है वो। फाउंडेशन कहां से हो जाएगा? है ही नहीं शिवम। फाउंडेशन उस चीज की होती है जो एग्जिस्ट करती है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, दिमाग में है वो, रियल में नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर और डिटेल में बताया गया है कि हमारा जो भारत है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज दैट ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 1 ये कहता है कि हमारा जो देश है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होगा। जो टेरिटरी हमारे देश की, हमारे देश का जो एरिया है वो कहां कहां तक फैला होगा, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होगा। जैसे नंबर 1 की अपन बात करें यहाँ पे, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य इसके अंदर आएंगे। जैसे आज हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स भी भारत के अंदर आएंगे, भारत का हिस्सा होंगे। 28 राज्य हमारे देश में। इसके अलावा जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी इसी के अंदर आएगी, है कि नहीं? 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसके अंदर आएंगे। और इसमें एक और चीज लिखी है कि अगर आगे जाके भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी एरिया को एक्वायर कर लेती है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एरिया को एक्वायर कर लेती है, किसी भी एरिया को अपने देश में मिला लेती है, तो वो एरिया भी भारत का हिस्सा होगा। और वो भी किसके अंदर आएगा? वो भी आर्टिकल 1 के अंदर ही आएगा। ये आर्टिकल 1 को बहुत डिटेल में समझने की, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। आर्टिकल 1 पहली चीज ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, हमारा देश भारत के नाम से भी जाना जाएगा, इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। इट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का संघ होगा। दूसरी चीज वो किस से मिलकर बना है? सबसे पहला स्टेट से मिलकर बना है, सारी स्टेट से। दूसरा, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उससे मिलकर बना है। और तीसरा, अगर आगे जाके हमारे देश ने किसी हिस्से को अपने देश में मिला लिया तो वो भी भारत का हिस्सा होगा, एक्वायर कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या तक क्लियर है? ग्रेट ग्रेट, क्लियर है? ओके, पॉजिटिव का साइन दिखा दो एक बार। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या आज आप लोग? थोड़े से होता है ना, फेस्टिवल के बाद थोड़े से हो जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं पढ़ने का मन? ऑल पॉजिटिव। वो देखो प्रतीक साहब क्या बोल रहे थे, ट्राइशेप दिखा दो। अरे प्रतीक भाई, पढ़ाई कर लेते हैं अपन। पॉजिटिव, चलो ठीक है। फेस्टिवल के बाद पढ़ने का मन थोड़ा सा कम करता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा मत करो, पढ़ना है अभी अपने को। ओके चलो ठीक है। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, मतलब मान लेते हैं अपन आगे जाके एक बहुत बड़ा हिस्सा जब अपन भारत में मिला लेंगे, समझ गए ना? आगे जाके बहुत बड़ा हिस्सा जब अपन भारत में मिला देंगे, तो मुझे बताओ कि अगर भारत के अंदर एक नया स्टेट बन जाता है, एक नया स्टेट हम बनाते हैं, या कोई नई यूटी बन जाती है, जैसे अभी 28 की जगह 29 स्टेट्स हो गए, मान लो एक स्टेट बढ़ गया, या 8 यूटी की जगह 9 यूटीज हो गई, 1 यूटी बढ़ गई, तो सबसे पहला चेंज किस आर्टिकल के अंदर होता है? कौन से आर्टिकल में चेंज होगा? जल्दी बताओ।
किस आर्टिकल के अंदर चेंज होगा? अगर आगे जाके क्या होता है कि हम अपना एक स्टेट नया बढ़ा लेते हैं या एक स्टेट जो है कम हो जाता है, व्हाटएवर वी कैन से, तो कौन से आर्टिकल के अंदर चेंज होगा? सवाल पूछा गया कि जब कोई नया राज्य बनता है, कोई नया स्टेट बनता है, कोई नई यूटी बनती है, तो कौन से आर्टिकल में चेंज होता है? बिल्कुल सही बात, आर्टिकल 1 में चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी कोई नया आर्टिकल, जब भी कोई नया राज्य बना या कोई नई यूटी बनी, तो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं? एक नई चीज जोड़ रहे हैं। और आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 के अंदर बेसिकली भारत के जितने भी राज्य हैं उनके नाम दिए गए, स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, और क्या बताया है कि उनका एरिया कितना, जुडिक्शन एरिया कितना है, सारा बताया गया। अब अगर यही बताया है तो चेंज भी किसमें होगा? आर्टिकल 1 के अंदर होगा, 2 में नहीं होगा भाई साहब। क्लियर है? समझ में आ गया? 1 के अंदर भी चेंज होगा, यस 2 में होगा, बताता हूं 2 में होगा। ये जो मैप है ब्रिटिश इंडिया का है, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है, काफी पुराना, कि कैसे ये फ्लैग्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ फ्रेंच फ्लैग्स हैं, कुछ पोर्चुगीज फ्लैग्स हैं, कुछ ब्रिटिश फ्लैग्स हैं, कि किस तरीके से ये धीरे धीरे हमारे देश पे इन लोगों ने धीरे धीरे कब्जा किया। फिर डिवाइडेशन की मैं बात करूं कि पाकिस्तान, फिर उधर बांग्लादेश, ये सारी चीजें, तो ये पहले का मैप है। बिल्कुल सही बात। मैंने पूछा किस आर्टिकल में चेंज आएगा, मैंने ये नहीं पूछा कि नया स्टेट बनाना हो तो किस आर्टिकल की मदद से बनाएंगे, मैंने ये नहीं पूछा, है ना? चलो, आर्टिकल 1 क्लियर है, पॉजिटिव। आर्टिकल 2 की तरफ बढ़े, आर्टिकल 2 की तरफ बढ़े भाई साहब। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। सर पाकिस्तान को अक्वायर कर लेते हैं ना, क्या करेंगे अक्वायर करके पाकिस्तान को भी? खिलाना पिलाना पड़ेगा उनको भी, और तो बचा क्या है वहां पे? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 2। देखो आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 को भी ध्यान से सुनना। व्हाट द आर्टिकल सेकंड सेज, आर्टिकल सेकंड अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल सेकंड बेसिकली क्या बोलता है? पार्लियामेंट मे बाय अ लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ये पार्लियामेंट के अधिकार के बारे में बताता है। किसके अधिकार के बारे में? पार्लियामेंट के अधिकार के बारे में। पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है हमारी संसद। मतलब ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि हमारी संसद के पास से अधिकार होगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया स्टेट बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है अधिकार। किसके पास है अधिकार? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट भी कैसे बना सकती है नया स्टेट? ये आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून के द्वारा, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट एक कानून पास करके, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके अधिकार है पार्लियामेंट को कि वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। क्या फॉर्म कर सकती है? इट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। वो एक नया राज्य फॉर्म कर सकती है। नया राज्य कैसे फॉर्म कर सकती है? देखिए यहां पर जो नए राज्य की बात की जा रही है, नया न्यू स्टेट की बात की जा रही है, ये उन राज्यों की बात की जाती है आर्टिकल 2 के अंदर जो कभी भारत का हिस्सा नहीं थे, उनको बाद में भारत का हिस्सा बनाया गया। मतलब मान लो अभी हमारा देश है ये, अब आगे जाके अपन ये करते हैं कि एक हिस्सा उसको अपन भारत में जोड़ना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा हिस्सा है जो कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा, उसको अपन भारत के अंदर जोड़ना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आर्टिकल 2 का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि सिक्किम को अपन ने आजादी के बाद भारत में जोड़ा, ये पता होगा आपको। वैसे अगर बात की जाए गोवा की बात करें, दमन दीव की बात करें, दादर नगर हवेली की बात करें, तो ये आजादी के समय 1947 के टाइम पर भारत का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में अपन ने भारत के अंदर जोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि आर्टिकल 2 बात करता है नए स्टेट को फॉर्म करने की। नया स्टेट भी कौन सा? ऐसा राज्य या ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जो कि कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, तो उसको अगर आपको भारत के अंदर जोड़ना है तो पार्लियामेंट जोड़ सकती है। किसका यूज करके? आर्टिकल 2 का यूज करके। आर्टिकल 2 किसको पावर दे रहा है? आर्टिकल 2 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक अ न्यू स्टेट और टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांडिचेरी की बात करें, ये भी पहले भारत का हिस्सा नहीं था। आई बात समझ में? आर्टिकल 2 समझ में आ गया? फिर पाकिस्तान आएगा। जैसे मान लो अपन ने कल एक आध दिन के अंदर पाकिस्तान को पूरा ले लिया, अपने अंदर मिला लिया। अब पाकिस्तान को अपन को एक नया राज्य बनाना है ना? अब उस नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2 का यूज करके अपन उसको एक नया राज्य बना सकते हैं, है ना? यार अब उसको एक नया राज्य बना तो देंगे, पर उसका नाम क्या रखेंगे? मतलब दुनिया में ऐसा पहला होगा कि किसी देश ने कैसा हिस्सा ले लिया जहां पर कुछ था ही नहीं ना, फर्टाइल कुछ चीज थी, मतलब लाइबिलिटी ले ली, ये मान के चलो, है ना? क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज ऐसा हिस्सा लेना चाहती है जहां से उनको फायदा हो। हम ऐसा हिस्सा लेंगे जिसको अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना? एक दिन ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? हाँ, एक दिन ज्यादा बोल दिया। चलिए, समझ में आ गया? अरे भाई साहब, धनेश्वर सिंह इतना आसान तो है, इसमें क्या समझना, इतना आसान है भाई। तुमको कोई नया राज्य बनाना है, ऐसा राज्य जो कि भारत का हिस्सा कभी नहीं था, उसको भारत के अंदर मिलाना है, तो तुम मिला सकते हो। कैसे बनाओगे? आर्टिकल 2 का यूज करके। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर है। याद क्लियर है? कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ता हूं। कंफर्म कर दो। क्लियरिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान का नाम रख दिया खालिस्तान, बहुत बढ़िया। गरीबिस्तान, इनोवेटिव तो हो आप लोग। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 3। देखो आर्टिकल 3 काफी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 3 2 समझ में आ गया? 2 किसकी बात करता है? 2 जब किसी ऐसे हिस्से को अपन को भारत के अंदर मिलाना है जो कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं, तो उसके लिए अपन आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। अपन आते हैं आर्टिकल 3 पे। देखो ध्यान से समझना, आर्टिकल 3 बेसिकली क्या बोलता है। आर्टिकल 3 सेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यहां पर भी न्यू स्टेट की बात करी,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट? क्या मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट का, बताइए क्या मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट का? देखो क्या है, द प्रॉब्लम lies with the people of Pakistan. We cannot blame that the government of Pakistan is the only reason of the Pakistan's condition. According to me, it was the responsibility of the people of Pakistan कि साहब अगर उनके देश में इस तरह की सरकार थी कभी तो उन्होंने उसका कभी विरोध किया ही नहीं। उनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा था नहीं, वो अपनी सरकार से कभी किसी चीज की डिमांड ही नहीं करते थे, वो सिर्फ एक चीज की डिमांड करते थे, दैट वाज द कश्मीर। और उनको पता था, उनको ये वहां की पाकिस्तान की सरकार ने घुट्टी पिला के रखी थी कि साहब कश्मीर तो अपन लेके रखेंगे, 1947 के बाद अपन भी आजाद हुए, वो भी आजाद हुए। अब उनको क्या है, वहां की सरकार ने शुरुआत से एक घुट्टी पिला के रखी, बिकॉज उनकी सरकार को पता है कि हमसे कुछ होना जाना नहीं, इनको एक गुट्टी पिला के रखो कश्मीर की। आज भी तुम जाओगे पाकिस्तान के अंदर, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि हमको कश्मीर वापस लेना है। उनको समझ में नहीं आता बाकी कुछ भी कि उनके खुद के देश में क्या चल रहा है, उनकी खुद की क्या कंडीशन है। आज हालत इतनी भी खराब है, उसके बाद भी आज भी 80% पाकिस्तानी से जब आप पूछोगे तो उनका दिमाग सिर्फ कश्मीर की तरफ जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। उनकी सरकार उनको जानबूझ के एजुकेशन नहीं देती है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो लोगों के अंदर एक समझ पैदा करता है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को शुरुआत से पता है कि साहब अगर इनको अपन एजुकेशन दे दी तो इनको समझ में आ जाएगा कि दिस इज नॉट द इशू, कश्मीर इज नॉट मेजर इशू। उनके हिसाब से बहुत सारी समस्याएं और भी, ऑब्वियसली एजुकेशन है, पॉवर्टी है, बहुत सारी चीजें होती है। बट क्या होता है कि पावर, एक पॉइंट याद रखना, पावर एक बहुत बड़ी चीज होती है। पावर तब आता है जब आपके अंदर किसी को कंट्रोल करने की क्षमता है, और हर व्यक्ति को कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आपको किसी बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है डिक्टेटरशिप के द्वारा, डिक्टेटरशिप में क्या आप डरा के कंट्रोल कर लोगे। दूसरा होता है कि अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप नहीं है और वहां पर डेमोक्रेसी है, तो फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे? आप उस पॉपुलेशन को एजुकेशन से दूर कर दो, दैट्स इट। उनके सोचने समझने की क्षमता को टिमिट कर दो, कम कर दो। अगर आपने ये कर दिया ना तो फिर आप आसानी से उनके ऊपर कंट्रोल कर लोगे। किसी पे भी कंट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है आज के टाइम पर, बट ये बहुत अलग सी चीजें होती है कि सही बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में। इस एग्जांपल की बात करें, आप सबको पता होगा, पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे, ये बताया कि नहीं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे। यस बेटा आदित्य, पावर कम्स विद एरोगेंस, बिल्कुल सही बात है। पावरफुल आदमी एरोगेंस आ ही जाता है, और जिस दिन एरोगेंस आ गई पावर के साथ आपके पास, तो फिर आपका खत्म होना तय, खत्म हो जाओगे आप। ये बता था। अब देखो एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हो गए, पहले एमपी छत्तीसगढ़ एक थे, फिर अलग होकर एक राज्य बन गया एमपी, एक राज्य बन गया छत्तीसगढ़। अब यहां पर अपन ने क्या कोई अलग से जगह लेकर उसको नए स्टेट का दर्जा दिया? नहीं, अपन ने अलग से जगह लेकर उसको नए स्टेट का दर्जा नहीं दिया। हमने क्या करा, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट थी एमपी, एमपी के अंदर से हमने क्या करा कि बाउंड्रीज को चेंज करा और एक नया राज्य फॉर्म कर दिया, इट वाज छत्तीसगढ़। तो आर्टिकल 3 इसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि हम किसी बाहर की कंट्री के हिस्से के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी बाहर के जमीन को हम यहाँ पर ले लेंगे और उसको अपने स्टेट में तब्दील कर देंगे। आर्टिकल 3 बात करता है कि जो भारत में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे एग्जांपल की बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऑलरेडी था, उसके बाद डिवाइड करके क्या बन गया, तेलंगाना बन गया। आर्टिकल 3 यही कहता है। आर्टिकल 3 ये बताता है कि ऑलरेडी जो भारत के अंदर कुछ राज्य हैं, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करके, उनके एरियाज को अल्टर करके, नाम को बदल के एक नया राज्य बनाया जा सकता है। दैट मींस अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तेलंगाना कौन से आर्टिकल के तहत बना है, तो तेलंगाना आर्टिकल 3 के तहत बना है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंडमान एंड निकोबार को भारत का हिस्सा किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, अंडमान निकोबार को नहीं बोलूंगा मैं, दमन एंड दीव की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 2 के तहत बना है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? ऐसे सारे एरियाज या ऐसे सारे हिस्से जो कभी भी भारत का हिस्सा थे ही नहीं, उसको अगर भारत के अंदर लेकर आना है तो आर्टिकल 2। बट भारत के अंदर ही अगर कोई जगह है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है या एक नया स्टेट भारत के स्टेट में से आपको निकालना है, उसके लिए आपको आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें देकर रखी, पर पहले मुझे ये बता दो कि यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज कंफर्म। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, ओके, यहां तक क्लियर है, कंफर्म कर दो। आगे बढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो। ऑल पॉजिटिव। देखिए बहुत सारे राज्य जो है ना सेपरेट होने की डिमांड करते हैं, अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अभी। इतना बना दो, इतना बता दो। अब देखो आर्टिकल 3 है ना, कई सारी चीजों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट और बाय द यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। यहां पर ये कहता है, जैसे एग्जांपल की बात करें, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से अपन ने क्या अलग कर दिया? अपन ने अलग कर दिया तेलंगाना को, हम लोगों ने अलग कर दिया। तो आर्टिकल 3 यही कहता है कि किसी भी राज्य को बाउंड्रीज में डिवाइड करके भी एक नए राज्य को बनाया जा सकता है, और वो बनाएंगे किससे? वो आर्टिकल 3 की मदद से बनाएंगे। इसके अलावा ये और कई बातें करता है कि अगर किसी एरिया, स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, मतलब मान लो कोई स्टेट पहले इतनी थी, ये उसकी बाउंड्री थी स्टेट की, अब सरकार ये चाहती है कि उस स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा दिया जाए, यहां तक कर दिया जाए, इतनी बाउंड्री और बढ़ा दी जाए उस स्टेट की। सरकार ये भी कर सकती है, कैसे करेगी? ये भी किया जाएगा आर्टिकल 3 का यूज करके। ये पॉइंट नोट करते जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 सिर्फ ये नहीं बोलता कि आप एक नया राज्य बना दो, आर्टिकल 3 ये पावर भी देता है कि अगर आपको किसी स्टेट की बाउंड्री को आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने का पावर भी देता है। सिर्फ इंक्रीज करने का नहीं, अगर आपको किसी स्टेट की बाउंड्री को डिमिनिश करना है, डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम करना, डिक्रीज करना, आपको कम कर देना बाउंड्री। किसी स्टेट की बाउंड्री पहले इतनी थी, आप ये चाहते हैं कि उस स्टेट की बाउंड्री को कम कर दिया। जब आप बाउंड्री इतनी कर देते हैं, इतनी एरिया जो है, इतनी बाउंड्री जो है वो आपने डिमिनिश कर दी, ये पावर भी कौन देता है? ये पावर भी आर्टिकल 3 यहां पर देता है। किसको देता है? अच्छा, किसके पास ये अधिकार है? हु हैव द राइट? ये अपन बात तो कर रहे हैं कि बाउंड्रीज इंक्रीज कर देंगे, स्टेट जोड़ देंगे, हु हैव द राइट टू डू दैट? किसके पास ये अधिकार है करने का? प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास, हु हैव द राइट? बाउंड्री कम भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट हु हैव द राइट? किसके पास ये अधिकार है बाउंड्रीज को कम करने का? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, याद रखिएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
देखिए ऐसे कोई भी हिस्सा जो भारत का कभी हिस्सा रहा ही नहीं है कोई भी पार्ट, तो वो आर्टिकल 3 के तहत नहीं जोड़ेंगे, वो आर्टिकल 2 का यूज करके जोड़ा जाएगा। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अल्टर करनी है बाउंड्रीज किसी भी स्टेट की आगे पीछे करनी तो किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी राज्य का नाम भी चेंज करना है ना आपको, तो भी आर्टिकल 3 का यूज करके किया जाता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको किसी स्टेट का नेम चेंज कर देना है कि नहीं यार स्टेट का नाम पहले ये था और अब मुझे चेंज करना है स्टेट का नाम, मैं कुछ और कर देता हूँ, तो ये भी किया जा सकता है किसका यूज करके, आर्टिकल 3 का यूज करके ही किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? आर्टिकल 3 क्लियर हो गया? बिकॉज मैं एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे, यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजिंग सवाल है, बट पूछूंगा मैं, हर बार हर बैच के अंदर पूछता हूं मैं। नहीं बेटा, पार्लियामेंट, प्रियंका पूछ रही है सर डिड पार्लियामेंट नीड टू आस्क द कंसर्न स्टेट। देखो क्या होता है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी स्टेट को, तो स्टेट्स का कंसर्न लिया जाता है, बट दैट कंसर्न इज नॉट मैंडेटरी कि स्टेट ने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे, या स्टेट ने बोला तो ही किया जाएगा। डेफिनेटली कंसर्न इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इस आप मानना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कैपिटल का कैसे करते हैं, डिसाइड कर लेते कैपिटल। डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट में आएगा बेटा, वो अपन पढ़ेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, वो अपन स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ेंगे ना वो उसमें आता है, अपन उसमें समझ लेंगे, डोंट वरी, बताऊंगा मैं उसमें। चलो, अब एक सवाल है मेरा आपसे, ध्यान से सुनना मेरे सवाल, आगे दो तीन चीजें इसमें और है। मान लो कल से दिल्ली, दिल्ली अभी क्या है, दिल्ली अभी यूटी है कि नहीं, यूटी है। कल से क्या हो, केजरीवाल साहब ये डिमांड कर दी कि साहब दिल्ली जो है ना वो यूटी है, हमको यूटी नहीं बनाना दिल्ली को। व्हाट यू वांट, वी वांट द स्टेटहुड, और यहाँ हम ये चाहते हैं कि दिल्ली को स्टेट का, राज्य का दर्जा दिया जाए। मतलब मान लो, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, अगर तुमको किसी यूटी को, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर तुमको किसी यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज करोगे, आर्टिकल 2 का या आर्टिकल 3 का? सवाल समझ में आया मेरा? अगर तुमको किसी यूटी को, यूनियन टेरिटरी को, किसी केंद्र शासित प्रदेश को आपको चेंज करना है, स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर चेंज करना है, तो तुम कौन से आर्टिकल का यूज करके करोगे? बताइए, ध्यान से सोच के बताओ, सोच समझ के जवाब दो। ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। शिवम, धीरज, अनुष्का, अनुराग, ग्रेट। आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है ना? अच्छा, क्यों किया जाता है आर्टिकल 3 का यूज? आर्टिकल 3 का यूज पता है क्यों किया जाता है? बिकॉज आर्टिकल 3 को तुम ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे ना कि एक राज्य में से दूसरा राज्य बना दिया, बाउंड्रीज को अल्टर करके नया स्टेट फॉर्म कर लिया, वो यहां से हम बात कर रहे थे। बट ये जो लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका मतलब ये है कि किसी एग्जिस्टिंग यूटी को अगर तुमको स्टेट का दर्जा देना है ना, उसके लिए आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके न्यू स्टेट की बात की जा रही है, क्योंकि न्यू स्टेट तो आर्टिकल 2 के अंदर भी लिखा है। तो ये कुछ चीजें थी, अब अपन थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जानते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। अब किसी नए राज्य को बनाना है, मान लेते किसी नए राज्य को बनाना है, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है, पहली चीज ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अ बिल कंटेम्प्टिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको अगर किसी स्टेट को फॉर्म करना है, किसी नए स्टेट को फॉर्म करना है, चाहे तो वो आर्टिकल 2 का यूज करके आप कर रहे हो, चाहे आप आर्टिकल 3 का यूज करके कर रहे हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना, आर्टिकल 2 का यूज करके आप कर रहे हो या आर्टिकल 3 का यूज करके आप कर रहे हो, मतलब एक्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को आप चेंज करने की बात करते हो, या एक नए स्टेट की बाउंड्री को आप चेंज करने की बात कर रहे हो, नया राज्य बनाने की बात कर रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर उसका जो बिल आएगा वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही आएगा। मतलब प्रेसिडेंट जब तक अप्रूव नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए, तब तक ऐसा कोई बिल नहीं आ सकता। समझ में आई बात? मान लो कि कल जाके अपन ने एक नया स्टेट बना दिया और नया राज्य अपन ने जीत लिया, नया एरिया जीत लिया, अब चाहते हैं अपन कि उसको अपन देश में मिला ले। अब पार्लियामेंट मन से वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, यहाँ पर उसको सबसे पहले कौन रिकमेंड करेंगे? अपने आप से, खुद से रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलेंगे कि साहब ये लो और इसको क्या कर लो, इसको भारत के अंदर लाने के लिए इस बिल को अपन पास करने की कोशिश करते हैं, पास करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसा कोई भी बिल जिसमें आप न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी है। मन से पार्लियामेंट खुद से नहीं कर सकते, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज काइंड ऑफ एसेंशियल, जरूरी है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, दोनों में यस, आर्टिकल 2 एंड 3 दोनों के लिए ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट? हाँ जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया भाई साहब, बता दो, एम आई क्लियर? हाँ, आर्टिकल 2 एंड 3 समझ जाओ, आर्टिकल 2 एंड 3 बोला है मैंने, क्लियर है? यस, आर्टिकल 2 एंड 3 समझ जाओ। दूसरी चीज एक और यहाँ पर है, दूसरी चीज क्या बोलती है? Before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature concerned for the expressing its view within the specific period। मतलब ये कहता है, कोई अपन एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टेट था, अब सरकार ये चाहती है या ये डिमांड उठ रही है कि उस स्टेट के दो हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्सा होगा ए और एक हिस्सा होगा बी। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो स्टेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिस स्टेट के दो हिस्से किए जा रहे हैं, उस स्टेट के पास, उस स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट मींस अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर इस बिल को भेजेंगे कि साहब ये किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि आपके स्टेट के दो हिस्से किए जाए, और उस राज्य की विधानसभा में इस बिल को भेजेंगे। और एक टाइम देंगे प्रेसिडेंट उनको, क्या है, स्पेसिफिक टाइम देंगे कि 30 दिन के अंदर या 60 दिनों के अंदर, कितना भी हो सकता है, प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा,
90 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, जितना भी दिन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इतने दिनों के अंदर आप अपना एक रिप्लाई दे दो कि क्या आप चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो तो आप कितना एरिया चाहते हो, आपके कंसर्न्स क्या क्या है, आप इतने दिनों के अंदर रिप्लाई दे दो। बट एक पॉइंट याद रखना, ये जो कंसर्न है, इस कंसर्न को मानना मैंडेटरी नहीं होता। पूछेंगे जरूर स्टेट से कि साहब आप क्या चाहते हो, व्यूज जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, पर उन व्यूज को मानना इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब बोल दिया किसी राजा ने कि नहीं हमको तो अलग नहीं होना, सेंट्रल बोलेगा ठीक है हमको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको आपके व्यूज जानना थे। व्यूज को जानना और व्यूज को मानना दोनों में बहुत अंतर होता है। आई बात समझ में? व्यूज को जानना और व्यूज को मानने में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर व्यूज जाना चाहेगा जरूर, बट उसको मानने के लिए अगर आप बोलो कि प्रेसिडेंट साहब की प्रेसिडेंट मना कर दिया किसी स्टेट ने तो हम नहीं करेंगे, तो ये नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट याद रखिए। क्लियर है? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बिकॉज जो सवाल बनता है ना सीडीएस में वो इस लेवल का बनेगा और वो यहीं से बनेगा। आई एम गारंटिंग। कल देख लेना जो क्वेश्चन आएंगे इधर से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। विद इन द स्पेसिफिक पीरियड टाइम दे देगा प्रेसिडेंट साहब उनको, 10 दिन में बताओ, 20 दिन में बताओ, 30 दिन में बताओ। प्रेसिडेंट मेन नहीं होता बेटा, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। मतलब मैं डायरेक्टली बोलूं अगर आपको तो शायद ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि प्रेसिडेंट जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने भी करते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के। वो समझ में आएगा आगे आपको। प्रिया पहला पॉइंट कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी बिल आपको प्रेजेंट करना है कि साहब पार्लियामेंट चाह रही है कि एक नया राज्य बना दे, तो अगर ऐसा कोई भी बिल प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट के अंदर तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही वो बिल प्रेजेंट होगा, मन से नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ओके, सपना कुमारी पूछे सर व्हाट इफ द chaos क्रिएट्स, कुछ नहीं, chaos क्रिएट होगा तो कोई बात नहीं, डिपेंड करेगा फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि क्या करना है, chaos किस लेवल क्या है। सेपरेशन क्यों होता है अभी अपन बात करेंगे, आगे वही बात करने वाले हैं। सेपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए या लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, है ना? समझा दिया मैंने डिटेल के अंदर। अब वापस आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा सारी चीजें, है ना? क्लियर है? अमन समझना पड़ेगा एक बार में चीजों को। सर आप कितने टाइम सोते हो? मैं 4 घंटे सोता हूँ सर। तो जो लोग बोलते हैं कि इंसान के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है तो मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को आदत हो जाती है उस चीज, जब आप उसको बहुत लंबे समय तक करते हैं तो वो चीज रहती है। वो सिर्फ आप अपने देखो, तुम्हारे दिमाग का क्या काम है मुझे बताओ एक चीज। व्हाट इज द मेजर वर्क ऑफ योर माइंड? आपका दिमाग का क्या काम है? पता है आपके दिमाग का क्या काम है? तुम्हारे दिमाग का काम है ऐसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो नींद आ रही है तो दिमाग क्या बोलेगा? सो जाओ। कहीं आग लगी है तो बोलेगा नहीं पास मत जाओ, जल जाओगे। तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे माइंड का काम होता है। तब क्या होता है इस प्रोटेक्शन के अंदर आपका जो माइंड है वो आपको ऐसी आदतों के अंदर डाल देता है जहां आप कंफर्ट महसूस करते हैं, और उसके बाद आप उस कंफर्ट को एक बायोलॉजिकल रीजन बना देते हैं कि यार इतना होना तो जरूरी है, ये करना तो जरूरी है। आप जाओ सीडीएस में जाओगे ना, बीओटी में, आईएमए के अंदर जाओगे, आईने के अंदर जाओगे, नेवल एकेडमी में जाओगे, एनडीए के बच्चों से पूछो कितना सोने को मिलता है वहां पे। 4 to 5 आवर्स स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको मोर देन सफिशिएंट की बात कर रहा हूं लिटरली, बट वो स्लीप पीसफुली होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। आप जैसे हो वैसे आप बन जाते हो। देखो जो आप सोचते हो आप उस तरह के इंसान बन जाते हो। अब इंसान का जो शरीर है, जो अपनी बॉडी है, ये कभी इस तरह के कंफर्ट के लिए बनी नहीं थी। हमारा जो शरीर है वो बेसिकली क्यों बना था कि हम शिकार करें। रोज तकरीबन 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए हमारा शरीर बना है कि 10 किलोमीटर हम दौड़ें, शिकार करें। बट क्या धीरे धीरे हम कंफर्ट के अंदर आ गए। तो जो कंफर्ट है, इस कंफर्ट को हम लोगों ने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि अब हमने एक लिमिट सेट कर दी बॉडी की, 8 घंटे सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे, इतना नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट्स जस्ट अ लिमिट। अपनी बॉडी की लिमिट तुम खुद ही सेट करते हो। तो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया तुम 4 घंटे सो, सबके लिए नहीं है। पॉइंट याद रखिएगा, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको लंबे समय से आदत है तो फिर आप कर सकते हो, नहीं आदत है तो भैया तुम्हारी जो 8-9 घंटे की नींद है ना मैं निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक पॉइंट याद रखना, शास्त्रों के अंदर भी चीज लिखी है कि जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। ये बात बिल्कुल सही, समझ में आ जाएगी आपको। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आर्टिकल 3 क्लियर हो गया भाई, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। जिनको नहीं क्लियर हुए एक बार रिकैप करके देख लेना, मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझाया है। हाँ चलिए ठीक है। आर्टिकल 4 क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। सही। अब आर्टिकल 4 क्या है? देखो आर्टिकल 4 बेसिकली क्या बोलता है। आर्टिकल 4 बड़ा आसान है। आर्टिकल 4 सबसे आसान आर्टिकल। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन द यूनियन, टेरिटरी एंड स्टेट, वो आगे अपन बात करेंगे ना बेटा उसके बारे में, डोंट वरी। आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखो ये बहुत आसान आर्टिकल है। आर्टिकल 4 बहुत आसान। आर्टिकल 4 बेसिकली आपको ये कहता है कि भैया आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आप जो चेंज करते हो, आर्टिकल 2 के तहत अपन क्या चेंज करते हैं, एक न्यू स्टेट को फॉर्म करते हैं। न्यू स्टेट कैसा फॉर्म कर रहे हैं, जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था उसको अपन भारत के अंदर मिला देते हैं, एक नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। आर्टिकल 3 के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसकी बाउंड्रीज को अपन चेंज करते हैं। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आप जब आर्टिकल 2 और 3 का यूज कर रहे हो ना, तो आपको आर्टिकल 368 के अंदर जो संविधान को अमेंड करने का जो प्रोसेस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस जो आर्टिकल 368 के अंदर दिया है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचोगे कि अमेंडमेंट का प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्यों यूज किया जाता है, आर्टिकल 368 को क्यों यूज किया जाता है। आर्टिकल 368 को इसलिए यूज किया जाता है जब अपन को संविधान में कोई नई चीज जोड़नी है। अब जैसे एग्जांपल की अपन बात कर रहे हैं, अब एक नया स्टेट जोड़ने वाले हैं। अब नया स्टेट अपन भारत के अंदर जोड़ देते तो ऑब्वियसली आर्टिकल 1 के अंदर चेंज हो जाएगा कि अब 28 से 29 स्टेट्स हो जाएंगे। बट आर्टिकल 4 डायरेक्टली बोलता है कि अगर आप आर्टिकल 2 का यूज कर रहे हो, आर्टिकल 3 का यूज करते हो और नए स्टेट्स को फॉर्म कर रहे हो, बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, तो आपको है ना जो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसेस देकर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जो संविधान को अमेंड करने का प्रोसेस देकर रखा है, उस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं।
क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा है, डिफिकल्ट भी है, बड़ा टफ भी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बिल प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो नया स्टेट बन जाएगा, तो बाउंड्रीज अल्टर हो जाएगी, तो स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा। आर्टिकल 368 के अंदर जो बहुत बड़ा प्रोसेस देकर रखा है, स्पेशल मेजोरिटी वाला, ये वो वाला, उस पूरे प्रोसेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बिना उस प्रोसेस को यूज करे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बिल पास कर सकते हो, और उसके लिए सिर्फ आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करना होगा। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे। मतलब मान लो कि ये बिल था, इस बिल के अंदर ये लिखा है कि भैया भारत के अंदर है ना एक नया 29 स्टेट्स अपन लेकर आने वाले। अब ये बिल सबसे पहले कहां जाएगा? अच्छा, बिल सबसे पहले मुझे बताओ ये बिल किसकी रिकमेंडेशन से आगे जाएगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से बिल, इस तरह के बिल प्रेजेंट किए जाएंगे। ये बिल सबसे पहले क्या मान लेते हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा में क्या होगी? बहस बहस होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर क्या होती है? अलग अलग तरह की मेजोरिटी होती है, जिसमें एक बड़ी सिंपल सी होती है जिसको अपन कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लो लोकसभा के अंदर 100 लोग हैं। कितने हैं लोकसभा के अंदर? 100 लोग हैं। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 100 में से 80 लोग आए, ठीक है? जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 100 में से कितने लोग आए? 80 लोग आए। 80 में से 41 ने बोला कि हाँ भैया नया स्टेट बना दो। 39 ने बोला नहीं नहीं नया स्टेट नहीं बनाते। दैट मींस इन्होंने नो के लिए वोट करा, इन्होंने यस के लिए वोट करा। अब मुझे बताओ टोटल लोकसभा में 100 पीपल्स थे, आए कितने उस दिन? 80 आए। 80 में से 41 बोल रहे हैं कि हाँ नया स्टेट बना दो, 39 बोल रही है कि नया स्टेट मत बनाओ। मुझे बताओ कि नया स्टेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? बिल पास हो जाएगा, नया स्टेट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा। पता है ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो मेजोरिटी अपन ने देखी ना, इसको कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में कितने लोग थे उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल मेजोरिटी डायरेक्टली ये बोलती है कि उस दिन जितने लोग प्रेजेंट थे और जितनों ने वोटिंग करा, मतलब उस दिन 80 लोग प्रेजेंट थे, 80 ने वोटिंग करा, उनका 50% प्लस 1 अगर वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। इस एग्जांपल की बात करें, 80 का 50% 1 कितना था? 80 का 50% था 40, और 40 प्लस 1 कितना हो गया? 41। तो ये बिल पास हो जाएगा। दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट मेजोरिटी। ये सबसे सिंपल मेजोरिटी होती है। कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि 100 है तो 100 के 100 में से 51 वोट कर रहे हैं, नहीं। सिंपल मेजोरिटी में से फर्क नहीं पड़ता कि कितने मेंबर्स हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जितने आए हैं और जितने वोट कर रहे हैं उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए। दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। और ये पॉइंट याद रखो, ये सवाल इतनी बार पूछा है ना, इतनी बार पूछा गया है। कैसे पूछते हैं? इनडायरेक्टली पूछते हैं। ये बोलते हैं कि अगर भारत में एक नया राज्य बनाना है तो उस बिल को कौन सी मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा? सिंपल है, आर्टिकल 4 बोल रहा है ना अपने को, अगर ऐसा कोई भी राज्य आपको बनाना है, नया राज्य बनाना है, बाउंड्री चेंज करना है, एक्सिस्टिंग स्टेट्स बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? आर्टिकल 368 का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कर दो। दैट्स इट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? नहीं नहीं, कोई अलग अलग नहीं है भाई साहब देवराज जी, ऐसा नहीं है। हाँ, कहां अलग अलग है? वोट इक्वल नहीं होते सोनाली राठौर कभी भी। लोकसभा में 100 लोग थोड़ी ना है, देखो मेंबर्स कितने, और वोट इक्वल हो जाएंगे ना तो स्पीकर वोट करता है। फिर वोट अगर इक्वल हो गए तो स्पीकर के पास एक अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्पीकर पता है ना कौन है? जैसे अपने ओम बिरला जी, हमारे ओम बिरला जी नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करता है। स्पीकर जो होता है ना लोकसभा का, वो नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करता है। वो पता है कब करता है? जब दोनों साइड के वोट बराबर हो जाते हैं। मतलब मान लो लोकसभा में 101 लोग हैं, 50 बोलते हैं बिल पास हो जाए, 50 बोलते हैं बिल पास नहीं होगा। केवल ये जब कंडीशन आती है ना तब स्पीकर वोट करता है। और इस वोट को क्या कहा जाता है? इस तरह के वोट करने की जो पावर स्पीकर के, इसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट, जिसको हिंदी में निर्णायक मत भी बोलते हैं। तो कभी भी ऐसी स्थिति बनती नहीं है हालांकि कि बराबर हो गए, बट बराबर हो भी गए ना तो ये स्पीकर साहब वोट करके कर देंगे। आई बात समझ में? कास्टिंग वोट क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, सवाल है मेरा, स्पीकर तो कास्टिंग वोट करते हैं, तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, कौन होते हैं अपने देश के? उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। क्या हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कास्टिंग वोट करते हैं क्या? तो हम आर्टिकल 368 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला लेक्चर आएगा ना तब अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 368 का प्रोसेस। चिंता मत करो, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिंग वोट, यस और नो? दैट्स आंसर, यस और नो के अंदर। हाँ कर सकती है राहुल, जुडिशरी नल एंड वॉइड कर सकती है, बट कैसे करेगी जुडिशरी नल एंड वॉइड? वो तो आर्टिकल 1 और 2 का यूज करके कर रहे हैं ना, नया स्टेट बना रहे हैं, तो जुडिशरी नल एंड वॉइड कैसे कर सकती है? किस बेस पे करेगी? होता है ये, तुमको यही तो गड़बड़ है कि नहीं पता है। यस, याद रखना, द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन आल्सो परफॉर्म द कास्टिंग वोट। ये बात याद रखना है, बहुत अजीब सी चीज है कि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है बट वो कास्टिंग वोट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर सब नो नो लिखकर भेज रहे हो 10-10 बार। क्या कर रहे हो तुम? कहां पढ़ लिया नो? कौन सी किताब में नो पढ़ लिया तुमने? कहां नो पढ़ा? यस आंसर है इसका। करते हैं, जब पढ़ेंगे ना अपन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तब बताऊंगा वो चीज। कास्टिंग वोट परफॉर्म करते हैं राज्यसभा के अंदर भी उसके चेयरमैन। नो नहीं, यस है इसका आंसर। एग्जांपल के साथ बताऊंगा कब किया गया। ऐसा नहीं होता, तुक्का मत लगाओ, तुक्के चल रहे हैं यहाँ पर। वाह, ओके। अच्छा आपने यस बोला था जान के। अच्छा नाम जान के क्या करोगे? अच्छा आपका नाम है जान के क्या करोगे? ओके, करते हैं बेटा, है पावर है उनके पास। वो भी नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करते बट कास्टिंग वोट करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब सब यस यस कर रहे हैं। ओके, प्रेसिडेंट क्यों वोट करेंगे? प्रेसिडेंट वोट थोड़ी ना करते। प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, बट प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिएगा। सर ये अजीब है, लेकिन आदित्य बोल रहे हैं अजीब तो है, बहुत अजीब है, पर है जो है वो है। चलिए, आई होप आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्लियर। रिवीजन कर लें एक बार।
आर्टिकल 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि भारत के अंदर बाकी सारे राज्य कैसे बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। सही है, मैं भी रख लेता हूँ। मैं ना नहीं बोलता, मैं नहीं बोलते कभी ना, मतलब मुझे रिश्तेदार कुछ देते तो मैं ना वाला तो काम ही नहीं, आप दे दो और सामने खोल के देख लो कितने दिए। हालांकि ये नहीं करते हैं बट ना नहीं बोलते हैं, क्यों फॉर्मेलिटी करनी, जब लेना ही है तो ले ही लो ना। उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है हम तो चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नावा कर रहा है, अभी हमारे जाति खोल के देखेगा और बुराई करेगा, इतने ही दिए, इतना तो देना था। चलो ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए क्या है, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, है ना, चलिए पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा होगी बात, अब अपन थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, जरूरी है, वो भी सीरियस दे रहे हैं अपन, याद रखो। हाँ है ना, ओके। क्या हुआ अंग्रेजों के टाइम पर, ये जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। किस लिए डिवाइड करके रखा था? ताकि सही तरीके से ये भारत को एडमिनिस्ट्रेट कर सके, सही तरीके से भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। इसलिए इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा था। जैसे पहला पार्ट क्या था, पार्ट ए या कैटेगरी ए, जिसमें जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो सारे के सारे थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल, सारे आते थे। कैटेगरी बी, इसको आप पार्ट बी बोल दो, इसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्टर्न पंजाब आते थे। पार्ट सी या कैटेगरी सी की बात करें तो मीडियम साइज प्रिंसली स्टेट्स, इसके अंदर जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर, कच्छ बिहार हो गया, ये सारे के सारे आते थे। और कैटेगरी डी जो थी, कैटेगरी डी पूछा एक बार सीडीएस ने कि कैटेगरी डी में कौन से स्टेट्स थे, तो इट इंक्लूड्स द स्पेशल स्टेटस स्टेट्स, ऐसे राज्य जिनको स्पेशल स्टेटस दिया था अंग्रेजों ने। जैसे कौन कौन से थे यहाँ पर, टेरिटरीज कंप्राइजेस द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये पॉइंट याद रखना, पार्ट डी कई बार पूछा एग्जामिनेशन में, फिर से बोल रहा हूं मैं, सीडीएस ने नहीं सॉरी यूपीएससी ने भी पूछा, तो पार्ट डी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ए बी सी डी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा था। अब अंग्रेजों ने क्यों डिवाइड करके रखा था, अंग्रेजों ने डिवाइड करके इसलिए रखा था कि भैया हमको एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी होगी। जब इन स्टेट्स को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, स्टेट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो इन स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेट करने में, इनका संचालन करने में हमको आसानी होगी, इसलिए करके रखा। अब होता यह है कि देश आजाद होता है, जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद सबसे पहली डिमांड आपको क्या लगता है क्या होती होगी? What was the first demand of the Indians after the independence? आप बताइए, सबसे पहली डिमांड आपको क्या लगता है क्या होती होगी? What was the first demand of the Indians after the independence? आप बताइए, सोच के बताइए। जो पहली डिमांड आजादी के बाद भारतीयों ने उठाई होगी, भारत की सरकार से, वो डिमांड क्या होगी बताइए, बोलिए। आजादी के बाद जो पहली डिमांड थी वो क्या होगी? What was the first demand? राइट्स, राइट्स नहीं, राइट्स फाइट्स नहीं थी डिमांड, राइट्स तो दे दिए थे अपन ने संविधान के अंदर। इट वाज द डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। भाषा के आधार पर, जैसे डिमांड ये उठ रही थी कि हमारे इस देश में इतनी सारी भाषाओं के लोग होते हैं, तो हम धर्म के आधार पर आपसे राज्य नहीं मांग रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि रिलीजन के बेस पे आप स्टेट्स को डिवाइड कर दो, किसी स्टेट के अंदर ए रिलीजन के लोग रहते हैं, इस स्टेट में बी रिलीजन के लोग रहते हैं। डिमांड ये उठने लगी, बहुत लंबी डिमांड उठी, और डिमांड ये उठने लगी कि भाषा के आधार पर आप स्टेट्स को डिवाइड करो। ये डिमांड पूरे भारत की, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूंगा, हालांकि महाराष्ट्र वाला जो एरिया था उसमें बहुत जोर शोर से डिमांड उठी थी। साउथ की अगर हम बात करें तो वहां बहुत जोर शोर से डिमांड उठी थी, बट लगभग पूरे भारत के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड उठने लगी। सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। देखो समस्या क्यों है, ऑब्वियसली देश आजाद हुआ है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ऑलरेडी इतनी समस्या है। अब एक डिमांड ये उठ रही है पूरे देश में कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो। सरकार को भी लगा कि देखिए जरूरी तो है, ऐसे पार्ट्स के अंदर तो अपन किसी भी एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कर नहीं पाएंगे, बेटर तो ये है कि हम स्टेट्स और यूटीज के अंदर राज्यों को डिवाइड कर दें। अब इसका काम जो है कमीशन को दिया जाता है, कमीशन का नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे एसके धर साहब, याद रखिएगा, इसके चेयरमैन थे एसके धर साहब, इसलिए इसको कई बार बच्चे धर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, सुना होगा आपने धर कमीशन। 1948 के अंदर, याद रखिएगा, इस कमीशन को बनाया गया, और दिसंबर 1948 तक, मतलब जून के अंदर कमीशन बनाया जाता है, ये एसके धर साहब है, और जून के अंदर कमीशन बनाने के बाद दिसंबर तक जो है धर कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय देश के राष्ट्रपति जी थे, उनको दे देता है। अब यहां पर राष्ट्रपति किसके थे? ऑब्वियसली अपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन अगर वो है तो मैं उनको राष्ट्रपति बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट ही बोल रहा हूं। अब यहां पर धर कमीशन अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कहता है कि आप भाषा के आधार पर कतई राज्य मत बनाइए, मत बनाओ, भाषा के आधार पर मत बनाओ राज्य। धर कमीशन ने बोला अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, आप जो है अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाओ ना, आप ऐसे राज्यों को डिवाइड करो जिसको एडमिनिस्ट्रेट करने में आपको आसानी हो। अब भाषा के आधार पर देश का विभाजन क्यों कर रहे हो? भाषा के आधार पर देश के विभाजन की जरूरत नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाओ कि आपको जिस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करना आसान लग रहा है ना, आप उस एरिया के बेसिस पे देश को डिवाइड कर दो या स्टेट्स को बना दो। अब ये बात यहां पर उन्होंने कही। अब मुझे आप बताओ कि जब ये रिपोर्ट आई होगी, इस रिपोर्ट का रिस्पांस क्या होगा? व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ दैट रिपोर्ट? धर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका रिस्पांस क्या होगा? अरे धार है भाई साहब, धर नहीं है भारत एमपी के अंदर, धार है भाई, मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, धार है वो, धर नहीं। बताइए व्हाट वाज द रिस्पांस? हाँ जी बताइए।
क्या नेगेटिव रिपोर्ट, रिफ्यूज, वायलेंस, रिजेक्शन, नो, बिल्कुल सही बात। देखिए लोगों को ये चीज हजम नहीं हुई, सीधी सी बात की जाए, कमीशन की रिपोर्ट को अपोज किया और ये कहा गया कि भैया अगर ये आपने नहीं किया ना, तो लोगों ने सीधे सीधे डिमांड उठाई और ये कहा अगर ये नहीं होता है तो पूरे भारत भर के अंदर आंदोलन किए जाएंगे। और इस रिपोर्ट को सडनली उन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से इस कमीशन की रिपोर्ट को भारत के लोगों ने, या वो लोग जो डिमांड कर रहे थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के बेस पर राज्य बनाने की, उन्होंने इस डिमांड को या इस कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि नहीं साहब हम तो नहीं मानते, आपको भाषा के आधार पर राज्य बनाने ही पड़ेंगे। अब क्या होता है, इसी बात से प्रभावित होकर दर कमीशन की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए कि जो कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है इसको अपन और अच्छे से रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी के अंदर तीन बहुत बड़े नेता बनाए, तीन बहुत बड़े नेताओं की कमेटी बनाई गई। कमेटी के अंदर तीन बड़े नेता थे और इस कमेटी का नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। याद रखना क्या नाम था, जेवीपी कमेटी। कमेटी कब बन रही है, 1949 के अंदर कमेटी बन रही है, दिसंबर में रिपोर्ट आती है, 1949 के अंदर कमेटी बनती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी क्यों, बिकॉज इसमें तीन बहुत बड़े नेता थे। जे से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। वी से कौन थे, वी से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और पी से कौन थे, पट्टाभी सीतामरैया जी। याद रखिएगा, इन्हीं को हरा के सुभाष चंद्र बोस जी बने थे ना कांग्रेस के नेता, याद आया कुछ, हाँ ये वही साहब थे। अब क्या हुआ, ये तीनों मिनिस्टर्स को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, मेंबर बनाया गया, और 1949 में ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देती है, जेवीपी कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देती है। ये जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, इस कमेटी के अंदर भी जेवीपी कमेटी भी ये कहती है कि नहीं यार, भाषा के आधार पर अगर राज्यों को हमने डिवाइड कर दिया तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों को डिवाइड कर दिया गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और कहीं ना कहीं देखो, डायरेक्टली इस कमेटी ने रिजेक्ट नहीं किया था, डायरेक्टली नहीं किया था, डायरेक्टली करते तो आउटरीच हो जाता। इस बात को टालने की कोशिश कमेटी ने करी, बट कोर वैल्यू ये थी कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता। अब ऑब्वियसली 1949 के अंदर रिपोर्ट आ रही है और ये टोटली मना कर दिया जा रहा है कि ये नहीं किया जा सकता। इन बिटवीन होता यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत आउटरीच होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपने सुना होगा, और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया जाता है। आपने इनका नाम सुना होगा, पट्टी से मल्लू जी का। इन्होंने आमरण अनशन किया था। आमरण का मतलब होता है कि ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण बेसिकली क्या होता है कि बहुत बहुत ज्यादा आउटरीच होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, साउथ के अंदर होता है, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। काफी लंबे समय बाद ये चीज होती है, 1949 के अंदर नहीं होती, काफी लंबे समय बाद ये चीज होती है, बट भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है आंध्र प्रदेश। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। लंबे समय बाद ये चीज होती है, 1949 के अंदर नहीं होती, काफी लंबे समय बाद ये चीज होती है, बट भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है आंध्र प्रदेश। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। बिल्कुल, लगभग 56 दिन की हंगर स्ट्राइक पे थे, आनंद बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर है? है ना? कब बनता है? 1953 के अंदर। हाँ, ईयर बता दूं मैं, 1953 के अंदर बनता है भाषा के आधार पर राज्य। अब क्या है, अब ऑब्वियसली अब आप खुद सोचो कि एक राज्य को बना दिया आपने भाषा के आधार पर, अब आगे क्या दूसरे राज्य मानेंगे? नहीं। उन्होंने देखा कि यार आमरण अनशन हुआ, व्यक्ति की मृत्यु हुई, और एजिटेशन और आंदोलन के बाद क्या है, इस राज्य को बना दिया गया, भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। मतलब सरकार झुक रही है, सरकार के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो सरकार झुक जाएगी। अब इसीलिए क्या किया गया, इसी चीज को देखने के लिए, इन स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है 1953 के अंदर। इस कमीशन का नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC कमीशन भी इसको बोलते हैं, और इसे फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज क्यों, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं और इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर फजल अली। इसमें 3 मेंबर्स कौन से थे, एक थे अपने फजल अली साहब, एक थे KM पनीकर साहब, और तीसरे थे आपके HN कुंजरू जी। इस कमीशन को क्यों बनाया गया, इस कमीशन को इसलिए बनाया गया कि वापस से जो स्टेट्स है उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए और उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाए कि किस स्टेट को कौन सी बाउंड्री देनी है। इस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, सारी चीजें करी, और इस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में 1955 के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और ये कमीशन कुछ बातें करता है। ये कमीशन ये कहता है कि देखो यार, एक्जैक्टली लैंग्वेज के बेस पे तो आप स्टेट्स को डिवाइड मत करो, सीधा बोलता है कमीशन। यस, आपको कई किताबों में लिखा होगा कि भैया फजल अली कमीशन की अनुशंसा के ऊपर या उसके रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रॉन्ग है, ऐसा नहीं हुआ था। फजल अली कमीशन ने टोटली डिनाई कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य को मत बताओ, अगर आपने भाषा के आधार पर राज्य बांटे तो हो जाएगी दिक्कत। आप क्या करो, सिर्फ भाषा नहीं, आप कल्चर को भी देखो। अगर किसी एरिया के अंदर उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है वो सिमिलर है ना, तो फिर आप उसको डिवाइड कर दो या उसको अलग कर दो और उसके ऊपर एक राज्य वहां पर बना दो। बट आप सिर्फ ये सोचो कि साहब मैं सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य बना दूंगा तो हो जाएगी दिक्कत। आप भाषा भी देखो और आप दूसरी चीज क्या देखो, आप कल्चर भी देखो। ओनली लैंग्वेज की बात इन्होंने नहीं करी, इन्होंने बहुत जोर दिया था कि केवल भाषा के आधार पर मत बनाना। दूसरा इन्होंने ये बोला कि स्ट्रेंथन एंड प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि अगर अपने भाषा के आधार पर सिर्फ राज्यों को बना दिया तो इससे भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, स्टिग्मा लग सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि भाषा और कल्चर आप दोनों यहां पर देखो। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी देखिएगा। आप देखिएगा कि अगर उस राज्य के अंदर एक ही भाषा के लोग रहते हैं तो आप सिर्फ भाषा मत देखो, आप सबसे पहले देखो कल्चर भी सेम हो। दूसरा ये देखो कि उस राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन भी सेम हो। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा एक राज्य आपने ऐसा बना दिया जहां पर सारी की सारी फैक्ट्रीज थी, उसको एक ही राज्य में दे दिया। एक राज्य आपने ऐसा बना दिया जहां पर सेम भाषा के लोग तो है, उनका कल्चर तो सेम है, बट वहां पर इकोनॉमिकली वो स्टेट बहुत वीक है। आपने ये कर दिया तो दिक्कत आपके साथ हो जाएगी कि आप लोगों को तो सेटिस्फाई कर दोगे, बट आने वाली जनरेशन के साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि भैया ऐसे राज्य को क्यों डिवाइड करा। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीपल वेलफेयर। जब भी आप स्टेट्स को डिवाइड करो आगे जाके, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन राज्यों के अंदर जो लोगों का वेलफेयर है, किस तरीके से लोगों को आप सोशल स्टेटस दिलवाने वाले हो, कैसे जो इनइक्वालिटीज उसको खत्म करने वाले हो, उसकी प्लानिंग पहले से कर लेना। इन सारी चीजों को यहां पर कहा था, किसने कहा था?
फजल अली आयोग ने, याद रखिएगा, एक लाइन में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि एक्सेप्ट कर लिया फजल अली आयोग ने और बन गया ना, डिटेल में पढ़ना जरूरी, डिटेल में पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? सर लैंग्वेज के बेस पर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? बेटा लैंग्वेज के बेस पर नहीं कर सकते ना, कल्चर भी तो सेम होना चाहिए एटलीस्ट, ये भी तो समझिए आप, कल्चर भी सेम होना चाहिए, केवल लैंग्वेज नहीं हो सकता, कल्चर भी तो होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। सरकार बनाती है कमीशन, प्रेसिडेंट बनाते कमीशन, यहां तक क्लियर है? yes. अब देखो क्या था पहले अपने देश में ये सब चीजें जब हो रही थी, तब अपने यहाँ पर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और 17 प्रोविंसेस थे पार्टीशन के पहले। अब धीरे धीरे हमने क्या करा, उसके बाद ये सारी चीजें जब आई तो संविधान के अंदर में अमेंडमेंट लेकर आया, 7वां संवैधानिक संशोधन हम लेकर आए और एक एक्ट लागू करा, दैट एक्ट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट्स को वापस से रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कानून हमने लागू करा और इस कानून को लागू करने के बाद ये जो पार्ट्स थे इन पार्ट्स को हटाया गया और 1956 तक, नवंबर 1956 तक भारत के अंदर भारत को 14 राज्यों और 6 यूटीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। किसके बेसिस पे? सिर्फ भाषा के बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस को भी देखा गया, कल्चरल बेसिस को भी देखा गया, फाइनेंशियल चीजों को भी देखा गया और इस तरीके से फाइनली जो भारत में सबसे पहले राज्य का उदय हुआ या राज्यों का उदय हुआ, उसमें शुरुआती तौर पर 14 राज्य थे और 6 यूटीज थी, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आगे और राज्य बनते गए। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, ये देखिए कितने सारे राज्य हैं। 1953 में सबसे पहला राज्य कौन सा बनता है? यहाँ पर बनता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, ये अलग होते हैं। फिर केरला की आप बात करेंगे, मैसूर स्टेट जिसे कर्नाटका के नाम से अपन जानते हैं वो बनता है। आगे हम बात करें दादर नागर हवेली, इसके बाद पौंडीचेरी किससे अलग हुआ ये आप देख सकते हैं। नागालैंड की अपन बात करेंगे, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने पूरी स्लाइड के अंदर यहाँ पर आपको बता दिया कि कैसे कैसे फिर ये चीजें होती गई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपको डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ आपके जानने के लिए स्लाइड को मैंने ऐड कर दिया। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1972। आगे हम और अगर बात करें तो ये देखिए यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमनदीप, जिनको एक कर दिया है। कब करा है? 26 जनवरी 2020 को एक किया अपन लोगों ने, पहले एक नहीं थे, अलग अलग थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। तो इस तरीके से क्या है, फिर धीरे धीरे आगे राज्य बनने लगे। अब इनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक सरसरी निगाह से देख लेना। यहां तक क्लियर हो गया? 8 है भाई, 8 है, 8 समझ में आ गया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यहां तक क्लियर हो गया है? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया है? ये देख लो, वापस देख लो एक बार चाहो तो, सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पर हैं, आराम से देख लेना, ठीक है? डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पूछेंगे आपसे कि साहब बताओ ये स्टेट कब अलग हुआ, ये कब हुआ, ये थोड़ी ना। सिक्किम वाला पढ़ेंगे अपन जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, 35वां संवैधानिक संशोधन 36 ये पढ़ेंगे। नहीं, डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पूछते इतना, ये सिर्फ आपके जानने के लिए है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ये देख लो, एमपी कब बना, यूपी कब बना, ऐसे यूपीएससी ये नहीं पूछता है। आप स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो कि आपको पूछना बताना पड़ेगा एमपीपीएससी में कि एमपी कब बना, या यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा कि यूपी कब बना। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, सरसरी निगाह से देख लेना एक बार, सिर्फ दैट्स इट, मतलब करने मत बैठ जाना। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चैप्टर कंप्लीट? हाँ कंप्लीट हो गया, ये इतना ही है, सीडीएस के हिसाब से इतना ही है, मतलब सीडीएस के आप किसी भी स्टेट बीसीएस के हिसाब से भी पढ़ोगे तो इतना ही है। क्लियर हो गया है? कमीशन आगे पढ़ेंगे बेटा, कमीशन आगे पढ़ेंगे सब, कमीशन तो इसमें है ही नहीं।